हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में चैप्टर 10 जिसकी हमने शुरुआत की हुई है, जिसका नाम है मानव बस्ती, उसके हमने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लघुत्तरात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अवैध बस्तियाँ और मलिन बस्तियों में क्या अंतर है। तो अवैध बस्तियाँ और मलिन बस्तियाँ, अवैध बस्तियाँ क्या होती है? अवैध मतलब गलत तरीके से, ये खाली पड़ी ज़मीन पर व्यक्तिगत या सार्वजनिक क्षेत्र पर बसी हुई बस्तियाँ होती हैं। जो मलिन बस्तियाँ होती हैं ये वे आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यंत खराब होती हैं। अवैध बस्तियाँ जो है वैधानिक स्थिति को बताती हैं और मलिन बस्तियाँ जो हैं रहन सहन की दशा को बताती हैं। अवैध बस्तियों में जो आवास का मालिक होता है वो भूस्वामी नहीं होता है, बल्कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी भूमि पर, किसी भी घर पर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। मलिन बस्तियों में क्या होता है? इन बस्तियों में आवास का भूस्वामित्व व कानूनी भी हो सकता है, मतलब वो खुद भी मालिक हो सकते हैं और कोई कानूनी अधिकार भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उपनगरीकरण क्या है। यह एक नवीन प्रवृत्ति है, यह एक नया रूप है नगर का, जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर जो है रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर और खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के समीप जो है ऐसे ऐसे उपनगर विकसित हो गए हैं जहां से प्रतिदिन हज़ारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थल पर आते जाते रहते हैं। मतलब ये नगर का ही एक नया रूप है। ये ज़्यादातर जो है बड़े बड़े शहरों के आसपास जो खुली जगह होती है उन्हीं जगहों पर बने हुए होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, नियोजित बस्तियाँ। नियोजित बस्तियों में क्या है? जो बस्तियाँ सरकार द्वारा बसाई जाती है एक सुव्यवस्थित ढंग से, उसे नियोजित बस्तियाँ कहा जाता है। सरकार अपने द्वारा अधिग्रहित, मतलब जो उनके अधिकार के अंतर्गत की गई जो भूमि आती है उस पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। इथोपिया में जो है इसी प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शहर क्या है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है। स्वस्थ मतलब यहाँ कोई उसको बुखार थोड़ी ना हो रहा है, मतलब एक अच्छा शहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बतलाया कि एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। दूसरा, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। तीसरा, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। चौथा क्या है? स्थानीय सरकार के समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी वो एक अच्छी और स्वस्थ शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बस्ती को नगरीय बस्ती निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा प्रयुक्त मापदंडों की विवेचना कीजिए। नगरों को परिभाषित करने के लिए लगभग सभी देशों ने जनसंख्या को मुख्य आधार माना है, परंतु जनसंख्या का मापदंड भी जो है वो अलग अलग है। देखिए, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में कितनी जनसंख्या है? कम से कम 250। आइसलैंड में 300, कनाडा और वेनेजुएला में 1000, कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जो है 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500, घाना और भारत में 5000, जापान में जो है वो 30,000 है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है 400 व्यक्तियों की जनसंख्या होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं का वर्णन करें। क्या है? स्वच्छ पानी पीने की समस्या। दूसरा, वायु प्रदूषण की समस्या। तीसरा, कचरे की समस्या।
चौथा क्या है, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के निष्पादन की समस्या। कि जो ये समस्याएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली है अच्छे पानी और साफ़ पानी की जो है नगरों में समस्या बनी रहती है। दूसरा, सभी के पास जो है अपने स्कूटर हो गए हैं, अपनी गाड़ियाँ हो गई हैं, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो गई है, तो वायु प्रदूषण की समस्या भी बनी रहती है। कचरे की समस्या, कि शहरों में जो है, नगरों में जो है कचरे का निपटान जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इधर उधर लोग गंदगी फैला देते हैं, जिसके कारण उनके पास बीमारियां फैलती चली जाती हैं। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब जो घरों की गंदगी है और जो उद्योगों की गंदगी है उनका निपटान भी जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण बस्तियों के नियोजक के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। विकासशील देशों में जो है ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है। इनका आधारभूत ढांचा जो है वो ठीक से विकसित नहीं है। नियोजक के सम्मुख जो है बहुत बड़ी चुनौती और एक सुअवसर प्रस्तुत करती है। सबसे पहले सिंचाई सुविधाएं कम होने के कारण जो है कृषि कार्य को यह प्रभावित करती है। दूसरा क्या है, दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ व सूखे से ग्रस्त रहते हैं। तीसरा, जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। जल से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे हैज़ा, पीलिया आदि एक कॉमन समस्याएं बनकर रह गई हैं। अवैध बस्तियों की समस्याएं क्या क्या है। विकासशील देशों के महानगरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जो है अवैध बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से जो है निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। पहली क्या है, अवैध रूप से बसी हुई बस्तियों में स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, रोजगार जैसी सुविधाओं का अभाव होता है। दूसरा, नगरीय बस्तियों के आसपास बसने के कारण जो है यहाँ भूमि, जल, वायु प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। तीसरा, सामाजिक दबाव होने के कारण जो है यहाँ आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कब कोई बस्ती नगर कहलाती है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की परिभाषा दीजिए। तो इसमें क्या है, भारतीय जनगणना विभाग उन सभी आवासीय इकाइयों को नगर श्रेणी में वर्गीकृत करता है जहां नगरपालिका, कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट एरिया हो, उन सब और निम्नलिखित शर्तों को वो पूरा करता हो। पहले तो उसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, उनमें रहने वाले 75% पुरुष जो है श्रम बल के या अकृषि कार्यों में लगे हुए होने चाहिए। तीसरा, वहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। चौथा, नगर पालिका या कॉरपोरेशन या कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया होना चाहिए, मतलब नगर पालिका के अंडर वो एरिया आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, किन लक्षणों के आधार पर गांव को नगर से पृथक पहचाना जाता है। कई बातों पर जो है गांव को नगरों से अलग पहचाना जाता है। पहला है हमारा जनसंख्या का आकार। नगरों और गांवों में अलग अलग करने के लिए निश्चित जनसंख्या को एक मापदंड दिया गया है, एक आधार बनाया गया है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250 लोगों की बस्ती को नगर कहा जाता है, जबकि 5000 लोगों की बस्ती जो है वो अलग वो जो है वो क्या कहलाती है, हमारी भारत में नगर कहलाती है। आर्थिक आधार पर जो है कुछ देशों में नगर की परिभाषा में वहाँ की आर्थिक संरचना को भी आधार बनाया गया है। गांव के अधिकतर लोग जो है वो कृषि कार्यों में लगे होते हैं, जबकि नगरों के अधिकतर लोग जो है वो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। भारत में कोई बस्ती तब नगर कहलाती है जब 75% से अधिक जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में, मतलब वो किसी व्यवसाय वगैरह में लगे हुए हों। प्रशासनिक आधार, नगरों की परिभाषा में प्रशासन मुख्य अधिकार आधार है। भारत में वही बस्ती नगर कहलाती है जो नगर निगम हो या नगर
पालिका हो या नोटिफाइड टाउन एरिया हो। कई देशों में प्रशासनिक केंद्रों को भी नगर मान लिया गया है, चाहे उसका आकार छोटा हो, जैसे ब्राज़ील। अगला प्रश्न है हमारा, नम बिंदु बस्तियाँ क्या हैं, इसके 3 लाभ बताइए। ग्रामीण बस्तियाँ जो है जलाशयों के समीप स्थित होती है, जैसे नदियाँ, झीलें, झरने आदि। इन्हें जो है नम बिंदु मतलब जहाँ नमी पाई जाती है, इन्हें नम बिंदु बस्तियाँ कहते हैं। कई असुविधाओं के होते हुए ये द्वीपों और दलदली क्षेत्रों के निकट बस जाती है। पहला है जल की आवश्यकता पूरी होती है। दूसरा, नदियों व झीलों से परिवहन प्रदान होता है। जल राशियों से जो है मछली भी पाली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव बस्ती की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। तो बस्ती में जो है सभी प्रकार के आवास होते हैं, कुटिया, झोपड़ी, छप्पर, मकान। हमने ये बात शुरू में ही पढ़ी थी कि एक छोटी झोपड़ी से लेके जो है बड़े बड़े महलों को, भव्य इमारतों को बस्तियों में शामिल किया गया है। बस्ती एक अथवा 2-4 परिवारों के ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, महानगर, मेगा नगर कुछ भी हो सकती है। बस्ती के मार्ग जो है वो कच्चे, पक्के, चौड़े, संकरे कैसे भी हो सकते हैं। बस्ती में मनोरंजन स्थल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हाई अड्डे ये सभी शामिल होते हैं। विकसित देश और विकासशील देशों के नगरों में अंतर, ये हमने पीछे लॉन्ग क्वेश्चन में भी किया था। विकासशील देशों और विकसित देशों के नगर विकास व नगर नियोजन में कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक व उनकी आकृति अनियमित होती है, जबकि विकसित देशों में अधिकतर नगर जो है योजनाबद्ध तरीकों से बसाए जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ व कैनबरा। ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? कई प्रकार के हैं। स्थिति के आधार पर नदी के किनारे, घाटी के समीप। कार्य के आधार पर कृषि, मत्स्य, बाजार। आकार के आधार पर जैसे बड़ी, छोटी। बीच के आकार की। समय के पूर्व, ऐतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। दूरी के आधार पर जैसे नाभिक, अखंडित, संयुक्त बस्तियाँ। किसी भी आधार, इन आधारों पर जो है बस्तियों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है।